Good morning to all of you. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम 7 जनवरी 2022 के हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चंस के साथ आपके बीच मौजूद हैं। जैसा कि पिछले प्रीवियस जो क्वेश्चन था 6 जनवरी वाले में, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही रन कर रहे थे। इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा अपने बदलाव के साथ प्रेजेंट हो रहा है। तो जहां आवश्यकता होगी उस थ्योरी को थोड़ा हम डिटेल करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है पहले से, और उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। वो विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं? दो तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। थोड़ा हम समझ लेते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन वह भाषा होगी जिस भाषा के अध्ययन के लिए हमें किसी विद्यालय, किसी खास ड्यूरेशन या फिर कह लीजिए कि कक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी। जो परिवेश से सीखी जाए उसको भाषा अर्जन कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। और जो भाषा कक्ष में बैठ करके औपचारिक रूप से सीखी जाए उसको भाषा का अधिगम कहते हैं। चूंकि जो बच्ची या लड़की है वह विद्यालय जा रही है अंग्रेजी सीखने के लिए, ऑब्वियसली अंग्रेजी हो जाएगा अधिगम वाली भाषा, और उसके परिवेश में हिंदी बोली जाती है, जो उसका मदर टंग है वो बोली जाती है, वह हो जाएगा भाषा का अर्जन। तो इस तरह से विकल्प पर गौर करते हैं। मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। निश्चित तौर पे मातृभाषा और हिंदी भाषा इस पैसेज के हिसाब से यह सही है। मातृभाषा तो कहीं भी आपकी अर्जन की विषय वस्तु है, लेकिन हिंदी भाषा जरूरी नहीं कि आपके अर्जन के अंतर्गत आता हो, वह तो परिवेश के हिसाब से बदलता रहता है। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। इसमें चूंकि कहा गया है कि विद्यालय में अंग्रेजी सीखने जाती है, विद्यालय में जाकर के जो भाषा सीखी जाए उसको अधिगम करना कहते हैं। एक और दो दोनों सही है। विकल्प संख्या 1 में यहां पर कुछ छूटा हुआ है, 1 और 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशेष शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? आप क्या कर रहे हैं, आप लिखने के लिए सिखा रहे हैं। लिखने की शुरुआत कैसे होती है? तो लिखने की शुरुआत जो होती है, बच्चा सबसे पहले स्मूथली फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के अपने हाथ को मूव करता है। अर्थात वह किस कौशल के साथ आएगा? निश्चित तौर पे वह सूक्ष्म गतिक कौशल के साथ आएगा, यानी जो उसका फाइन मोटर स्किल होगा, फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल की जब शुरुआत होगी तो बच्चा सबसे पहले कुछ भी बना देगा। एक लाइन इधर से बना सकता है, एक लाइन इधर से बना सकता है, एक लाइन इधर से कुछ भी बना सकता है, जैसे उसकी मर्जी होगी या जिस तरह से उसका हाथ उसको लेके चले। ये कहलाएगा फाइन मोटर स्किल। तो सबसे पहले विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां, स्पेशल टाइप अनेक आकृति को बनाएगा। उसके बाद सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा, जब उसका फाइन मोटर स्किल थोड़ा बेहतर होगा तब लाइन सीधी करेगा। जब वो ठीक से हाथ बैठाना पेन पे सीख जाएगा तब वह सीधी रेखा और गोलों द्वारा अक्षर लिखना शुरू करेगा। तो 2 नंबर में ये आ जाएगा आपका। और अंतोगत्वा, विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। हम बोलेंगे और स्टूडेंट लिख करके दिखा देगा, अर्थात स्वर का अनुकरण करके, जो आवाज हमारी होगी आवाज का अनुकरण करके बच्चा लिखेगा। या फिर यूं कह सकते हैं कि बच्चा बोल बोल करके, स्वयं से बोल करके ऊंची आवाज में अक्षर को लिखना शुरू कर देगा। तो 3 नंबर में आपका ये आ जाएगा, यानी 2 1 3। यदि इसको
शिक्षण शास्त्रीय क्रम पेडागोजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो, अर्थात लिखने का जो क्रम होगा, लिखने का क्रम शुरू से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, तो 2 1 3 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणा या कौशल नहीं सिखाए जा सकते। पहले तो आप जान लीजिए शब्द दीवार क्या है, इसमें क्या लिखा है, मुद्रित किया जाता है, और कह रहा है कि कौन सी अवधारणा या कौशल नहीं सीखे जा सकते हैं। देखिए शब्द दीवार में क्या होता है, बहुत ही रंग रोगन के साथ आकर्षक तरीके से शब्द, वर्ण इत्यादि लिखे हुए होते हैं। उनकी सहायता से, शब्द दीवार की सहायता से हम शब्दों को लिखने की कला से वाकिफ होते हैं, परिचित होते हैं, किन्हीं शब्दों को कैसे लिखा जाना चाहिए। जहां तक उच्चारण की बात है, तो चूंकि उसको हम देख करके समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उच्चारण की बहुत विशिष्टता वहां पर परिलक्षित नहीं होती है, पता नहीं चलता है। अब सब दीवार पे, कोई दीवार है, मान लिया जाए कोई दीवार है, हमारे पीछे दीवार है, इस पे ढेर सारे शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को हम देख करके समझ सकते हैं कि शब्द लिखे हुए कैसे हैं, और शब्द का सही स्वरूप या प्रारूप क्या होगा यह भी पता चल जाता है। तो देखते हैं विकल्प को, वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, बिल्कुल, किस वर्तनी को कैसे लिखा गया है, अर्थात उसका सही से कहना चाहिए स्पेल ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। इंग्लिश में स्पेल, हिंदी में आप कह सकते हैं लिखने का प्रकार। कठिन शब्दों का उच्चारण की बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना, आप जो पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है, ध्वनि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा आपको डील कर देता हूं ज्यादा। मूल शब्दों की समझ, जो मौलिक शब्द होते हैं उनकी भी समझ होती है। जैसे वर्तनी की आकृति के प्रति आकृति, आप को ऐसे भी लिख सकते हैं, को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको को लिखना है, किस पे लिखना है को आपको, ये थोड़ा ज्यादा मैंने कर दिया, हल्का से यहाँ पे गैप होना चाहिए था। यदि आप शब्द दीवार पर वर्तनी को लिखते हैं, तो वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, अर्थात हम अवेयर होते हैं कि एक एक वर्तनी को लिखा कैसे जाना है। दूसरी बात क्या है, ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना। जैसे आप लिखते हैं, गलती, यदि यहां पे एक नुक्ता लगा दिया जाए, इसको पढ़ा जाएगा गलती, गलती। तो अंतर है गलती और गलती। जैसे आप लिखते हैं 0 और फिर इसी को आप नुक्ता लगा करके इसको पढ़ेंगे 0, ये बजिंग साउंड हो जाएगा 0। तो निश्चित तौर पर बच्चा सोचेगा कि ये नुक्ता कहां से आ गया, ये 0 में ये डॉट, ये बिंदु, ये डेसिमल जैसा कहां से आ गया, ये क्यों आ गया, इसका कुछ इंपॉर्टेंस तो होना चाहिए, या यूं गलत तो नहीं लिखा गया है। तो ध्वनि के नियमों को समझकर पढ़ना, इसके लिए भी ये आपके शब्द दीवार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मूल शब्दों की समझ, जो मूल शब्द होता है, जो मौलिक शब्द होता है, जैसे कभी कभी ज्ञान को यदि मैं मूल शब्द मानूं, तो ज्ञान से ही विज्ञान हो जाता है, ज्ञान से ही वैज्ञानिक हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है। तो आपने मूल शब्द क्या देखा, ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान बना, ये वी हमने उपसर्ग लगा दिया और फिर इक लगा करके हमने इसे वैज्ञानिक बना दिया। तो शब्दों का जो क्रम, शब्दों की आकृति जो बदल रही है, ज्ञान से विज्ञान फिर वैज्ञानिक, तो यह मूल शब्दों की समझ की ओर आपको प्रेरित करता है, इशारा कर रहा है। तो इसकी समझ भी विकसित हो जाती है। कठिन शब्दों का उच्चारण, इसमें परेशानी होगी, क्योंकि बच्चे फिर इसके लिए शिक्षक की सहायता लेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा।
जैसे मैं एक शब्द देता हूं आपको, हिंदी में कौन सा शब्द कठिन हो, सारे शब्द मुझे आसान ही लगते हैं। जैसे प्रकोष्ठ या मस्तिष्क। अब इनका उच्चारण करना है। देखिए मस्तिष्क, अब इसमें मूर्धन्य श है, इसे हिंदी में कहा जाता है मूर्धन्य श। और मूर्धन्य श का उच्चारण जो होता है वह बिल्कुल उर्दू के बड़ी शीन के जैसे होता है। जैसे उसमें छोटी शीन और बड़ी शीन, उर्दू में दो तरह के श होते हैं, हिंदी में तीन तरह के होते हैं, दंत श, मूर्धन्य श और तालव्य श। मूर्धा से उच्चारण होता है उसको मूर्धन्य श कहते हैं, और तालु से जब उच्चारण होता है उसको तालव्य श कहते हैं। तो कठिन शब्दों के उच्चारण के लिए आप वर्ड वॉल की सहायता नहीं ले सकते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, जबकि होना चाहिए मस्तिष्क, एसएच वाली साउंड हो जाती है। तो इन तमाम बातों की जानकारी मिलती है, इसलिए 1 नंबर सही है, 3 नंबर और 4 नंबर सही है। तो कौन से कौशल नहीं दिखाए जा सकेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कठिन शब्दों का उच्चारण दिखाया जाना संभव नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोरों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ्य पुस्तक में से वर्तमान काल का एक उदाहरण और एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है। देखिए काल, जिसको इंग्लिश में आप टेंस कहते हैं, इसके नियम को समझाने के बाद अध्यापिका जोरों में पेयर में कार्य करवाती हैं। 2 स्टूडेंट है, एक है आपका स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। ए क्या करता है ना, ए पाठ्य पुस्तक में से वर्तमान काल, गौर करिएगा, और विद्यार्थी बी को भूतकाल, बी जो है ये भूतकाल में सुनाती है, और ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान, ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा, इसको सुनाई दिया जाता है भूतकाल में, और ये उल्टा अनुमान लगाती है इसका वर्तमान काल क्या होगा, वर्तमान काल क्या होगा। यह गतिविधि किसकी ओर इशारा कर रही है, क्रैसन की निवेश परिकल्पना, ये हम पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा, इसके लिए हमने निमोनिक्स दिया था एमनिया, इसको देख लेंगे। स्वयं की उत्पाद परिकल्पना, आउटपुट हाइपोथेसिस, बर्नर नहीं ब्रूनर, ब्रूनर, बर्नर का थ्योरी केमिस्ट्री में। क्रैसन की अर्जन अधिगम, वही इनपुट हाइपोथेसिस। अब आते हैं इसमें से क्या है। देखिए इसमें से जो भी आंसर होगा, इसमें क्या किया जा रहा है, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना की चर्चा की जा रही है। कैसे की जा रही है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, बहुत ही शॉर्ट में। इसने कहा कि बच्चा सबसे पहले अपनी गलती के बारे में नोटिस करता है, नोटिस के बाद वो हाइपोथेसिस थिंकिंग करता है, और अंतिम में जाकर के वह मेटा लिंग्विस्टिक के सेंस में काम करता है। देखिए बच्चा यहां पे कोई वर्तमान काल, सॉरी, कोई एक ग्रुप है जो भूतकाल में बच्चे को बताता है। सपोज उसने बोला कि राम घर गया, और वो इमेजिनेशन कर रहा है, जो बच्चा सुना, जो लिसनर है वो बच्चा सुना कि इसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा, अर्थात बच्चा ये समझ रहा है कि राम घर जाता है, तो प्रेजेंट टेंस को इमेजिनेशन कर रहा है, सोच कर रहा है, सोच रहा है
कि क्या होगा, बार बार ये पास्ट टेंस में बोला जा रहा है और उसको प्रेजेंट टेंस में सोचा जा रहा है। तो क्या ऐसा क्यों कर रहा है, या इसके करीब कौन सा थ्योरी है? तो क्रैश ये इसने मर्लिन स्वैन ने एक थ्योरी दिया है आउटपुट हाइपोथेसिस का। इसने कहा है कि बच्चा सबसे पहले अपनी गलती को नोटिस करता है सबसे पहले, और नोटिस कब करता है? तो जब सामने वाला उस तरह से इंटरेक्ट करता है तो कुछ नोटिस कर लेता है। नोटिस करने के बाद में उसे रियलाइज होता है कि हम गलती क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट व्हाट वाज द एरर, एग्जैक्ट गलती कौन सी थी। और जब गलती को वो फाइंड आउट कर लेता है, अर्थात चिंतन कर लेता है, हाइपोथेसिस कर लेता है, तब जाकर के वह कहां पे पहुंचता है, उस गलती की पुनरावृत्ति पूरे फ्यूचर में कभी भी ना हो। तो यहां पर बच्चा को बताया जा रहा है प्रेजेंट पास्ट टेंस में, बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है पास्ट टेंस में, मैं बोल रहा हूं पास्ट में, बच्चा सोच रहा है प्रेजेंट में, मैं बोल रहा हूं बार बार पास्ट में, बच्चा सोच रहा है प्रेजेंट में। तो कहीं न कहीं बच्चा पीछे जाकर के फ्लैशबैक में सोच रहा है इसका क्या होगा। ये तो प्रेजेंट फॉर्मेट है जो हमको बताया जा रहा है, ये जो भी उसको दे रहा है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके पहले की स्टोरी क्या होगी। तो इस तरह की जो बातें होंगी वह रिलेटेड हो जाएंगी स्वयं की उत्पाद परिकल्पना से। इस क्वेश्चन को करने के बाद पूरा पेडागोजी जब फिनिश कर लेंगे, 15 क्वेश्चन का ये सेट है, तो अब भी जस्ट हम इसी के साथ इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम आउट हाइपोथेसिस जो है इसका स्वयं का, उसको देखेंगे। बट तब तक हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें क्रेशन के निवेश परिकल्पना नहीं होगी क्योंकि उसमें इनपुट किया जाता है, अर्थात कुछ न कुछ निवेश किया जाता है, और इसके लिए हमने आपको दिया हुआ है, अब जाकर के वीडियो देख लें, अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको। ब्रूनर ने जो विकास का सिद्धांत दिया उसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए उन्होंने 3 वर्ड टर्म का यूज किया है। इसे हो जाएगा इनएक्टिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आई से हो जाएगा आइकॉनिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और एस से हो जाएगा सिंबॉलिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहां पर किसी डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है, इसका आंसर हो जाएगा स्वयं की उत्पाद परिकल्पना। बाकी इसको और डिटेल में समझना है तो हम क्वेश्चन के बाद आते हैं, वहां पे देख लेंगे। तो 4 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोरों में कार्य करवाती है। वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है। ए बन रहा है वेटर और बी बन रहा है ग्राहक बनने के लिए कहती है, और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है, इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देगी? याद रखिएगा, सबसे कम योगदान। अभिव्यक्ति में अस्पष्टता, ये तो हो जाएगा। जब कोई 2 स्टूडेंट जमा होगा, एक वेटर का रोल करेगा, एक कस्टमर का रोल करेगा, तो दोनों में बातचीत होगी, संवाद होगा। जब दोनों में बातचीत होगी तो बातचीत के दौरान विचारों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होंगे। इससे उनकी जो अभिव्यक्ति है, कम्युनिकेशन स्किल है, वह बेहतर हो जाएगा। तो 1 नंबर सही है। सक्रिय श्रवण, स्पष्ट रूप से और सक्रिय रूप से सुन सकेगा, सुनेगा नहीं तो जवाब नहीं दे सकेगा, सुन करके अर्थ को ग्रहण करना होगा। वाक्य रचना, बोलने के लिए वाक्य की रचना भी करनी होगी। शब्द संपदा, यानी वर्ड में प्रॉस्पेरिटी, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा उसके पास नहीं होगा। होटल में सीमित शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कस्टमर कुछ न फिक्स चीजों के बारे में बातचीत करेगा। दोनों में बातचीत ऐसे होंगे, उनसे बहुत ज्यादा वर्ड का बेनिफिट नहीं होने वाला है, शब्द का बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, और जो कम योगदान दे वही आपका आंसर होगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दृश्यात्मकता, दृश्यात्मकता का मतलब होता है कि कंक्रीट थिंकिंग के साथ साथ हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकें, अर्थात मूर्त चिंतन के साथ साथ हम अमूर्त चिंतन भी कर सकें, हम हाइपोथेसिस थिंकिंग भी कर सकें। तो हाइपोथेसिस थिंकिंग करने के लिए क्या करना होगा?
हमको अपसारे चिंतन करना होगा, हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी होगी, अर्थात किसी विषय वस्तु के चारों तरफ उसके जितने विषय वस्तु होंगे, मुद्दे होंगे, सब पर बहुत गहराई से और दूर नजरिए से सोचना होगा, तभी दृश्यात्मकता अवेलेबल उपलब्ध हो सकेगी। दृश्यात्मकता का मतलब होता है कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो भी, और जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है हम उनके बारे में भी सोच सकें, समझ सकें और एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो आइए विकल्प देखते हैं। यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी? पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हैं। लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है? कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। यूं तो 4 नंबर भी ठीक है कि कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई अंतिम दृश्य, उसकी एंडिंग कैसी होगी, उसके क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है वो हास्यास्पद हो सकता है वह दुखांत हो सकता है वह सुखांत हो। काफी विकल्प हो सकते हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, तो यह भी आपका सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन की सर्वाधिक उपयुक्त दूसरा है, लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है। मैं इससे कम नंबर उसको दूंगा। यदि ये ठीक है तो ये थोड़ा कम ठीक है, ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन ठीक ठाक वो भी है। पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हैं। देखिए, कोई पाठ्य सामग्री में कोई चित्र है और चित्र को देख रहे हैं। अब चित्र पर डिपेंड करता है चित्र में क्या है, क्या चित्र में कोई ऐसा संदेश छिपा हुआ है जो आपको अब सारे चिंतन करने पर मजबूर कर रहा है। जैसे यदि एक बगुले घरे जो पानी पीने वाली कहानी थी पंचतंत्र की संभवतया, यदि वह चित्र प्रस्तुत कर दिया जाए तो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि इसके दिमाग में, कौवे के दिमाग में या बगुले जो भी हो उसके दिमाग में चल क्या रहा था। बगुला नहीं होगा, कौवा होगा, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती तो ऐसे पानी पी लेगा। तो कौवे के दिमाग में चल क्या रहा होगा, या अंगूर जो लोमड़ी पकड़ना चाहती थी नहीं पकड़ पाती थी, कौवे की मदद से पूछा गया, तो उसमें अपसारे चिंतन की गुंजाइश होती है। लेकिन चित्र कैसा है इस बात पर डिपेंड करेगा। यह भी ठीक ठाक है, चित्र साधारण है तो अब कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसमें अपसारे चिंतन के लायक कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि चित्र उस तरीके का है जहां आपको सोचने पर मजबूर किया जाए तो बहुत कुछ सोचने देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये दोनों तरह का चित्र प्रस्तुत कर सकता है। अब है, यह कहानी किस दिशा डायरेक्शन, दशा परिस्थिति। दिशा का मतलब है किस दिशा में, किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है इसका, सकारात्मक है, नकारात्मक है, शिक्षाप्रद है, मोटिवेटेड है, डिमोटिवेटेड वाली स्टोरी है। जैसे बेंडुरा के थ्योरी को देखिए, 3 चीजें, 3 तरह की बातें। अब है दशा, परिस्थिति कौन सी थी, जो भी कहानी में घटित हुई घटना किस परिस्थिति में वह बुनी हुई कहानी थी, उस परिस्थिति के हिसाब से क्या कहानी और बेहतर हो सकता था, नहीं हो सकता था। आप कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो निश्चित तौर पे कहानी के प्लॉट को आप नए सिरे से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। तो यह बात ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। यूं तो सब थोड़ा ना थोड़ा सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही यह है क्योंकि इसमें एक तो कहानी के अंत की बात हो रही है कि किस दिशा में कहानी शुरू हुई और अंतिम रूप से किस दिशा में जा रही है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, नहीं है। दशा, परिस्थितियां कौन सी थी, संघर्ष वाली थी, सुखमय परिस्थिति थी, क्या कुछ थी। तो दिशा दशा दोनों की बात हो जाए तो अब सारे चिंतन सबसे ज्यादा यहां पे हो जाएगा, इसलिए 6 का आंसर 1 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। कोई गतिविधि है, कहानी पढ़ने वाली गतिविधि, और आपको क्या करना है, उसकी मदद से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है उस पर आप काम कर रहे हैं। इस कहानी में आप स्वयं को कहां रखना चाहेंगे, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देकर उन शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। सबसे कमजोर ये है कि कहानी का वीडियो देख लीजिए और अपने शब्दों में सेटिंग का मतलब है कि जिस सेट पर कहानी को फिल्माया गया है उसकी साज सज्जा प्रस्तुतिकरण के लिए जो भी उपाय थे वो किस प्रकार के थे, उसका बैकग्राउंड जो सेटिंग था, अरेंजमेंट था, बढ़िया था या नहीं। सबसे कमजोर यही लग रहा है मुझे, ये 4 नंबर के लायक है भी।
कहानी में से किसी की भी कल्पना करें, अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। मुझे तो लग रहा है इससे भी कमजोर ये है, अपने वाक्य में प्रयोग करें किसकी, किसी भी कोई पात्र है, कोई घटना, उसकी कल्पना कर लीजिए, इमेजिनेशन, और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, कोई पात्र होगा, कोई कैरेक्टर होगा, वह कोई रिस्पॉन्स या रिएक्शन किया होगा। देखिए, रिस्पॉन्स और रिएक्शन दोनों में अंतर है। रिएक्शन क्या होता है, आपको मैंने थप्पड़ मारा, आपने तुरंत जवाब दे दिया, ये रिएक्शन हुआ। आपको किसी ने रोक करके मारा और आप उस समय सक्षम नहीं है, आप आराम से चले जाएंगे रोते धोते जो भी है, और 5 रोज के बाद पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे उस थप्पड़ या गाली का बदला लेने के लिए, ये रिस्पॉन्स होगा। तो एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिएक्ट करने से बचना चाहिए, तभी आप लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। तो जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? देखिए, इसको पहले देख लेते हैं, इस कहानी में आप स्वयं को कहां रखना चाहेंगे। देखिए, कई तरह के किरदार होते हैं किसी कहानी में, और हर व्यक्ति को अलग अलग किरदार पसंद आता है, उम्र का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ तो 1 to 5 के बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो मनोरंजक होगा निश्चित तौर पे वो आसान होगा। कोई मछली हो सकता है, कोई बालक का रोल हो सकता है, बालिका का हो सकता है, पेड़ पौधे का हो सकता है, भालू, हाथी, किसी का रोल हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप कहाँ रखना चाहेंगे। बच्चे को जो पसंद आएगा उसके हिसाब से अपने कैरेक्टर को फिक्स कर लेंगे। लेकिन जब इसकी बात करेंगे कि इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, इसका मतलब है कि कोई घटना घट रही थी, कोई परिस्थिति क्रिएट की गई थी, और उस परिस्थिति में कोई अमुक व्यक्ति ने जिस तरह से रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया, जिस तरीके से उस परिस्थिति से वह न केवल स्वयं बाहर निकला अपितु अपने समुदाय के लोगों के लिए भी एक सॉल्यूशन ढूंढा, उस जगह क्या कोई आपके नजर में व्यक्ति है जो उस तरह से कर सके? आपको एक तो स्टोरी के फ्रेम में अच्छे से गौर से झांकना होगा, और फिर उससे बाहर निकल करके वास्तविक जीवन में आना होगा, और तालमेल बैठाना होगा दोनों व्यक्ति के बीच में, अर्थात रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में कनेक्टिविटी स्टेबल करनी होगी, और तब जाकर के आप क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। इसलिए निष्कर्ष निकालने का कौशल सबसे बेहतर तरीके से 2 नंबर में स्पष्टता परिलक्षित हो रहा है, इसलिए मैं 2 नंबर के साथ जाना पसंद करूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है? देखिए, सहायता देना है किसके द्वारा? तो अध्यापक के द्वारा, अध्यापक द्वारा सहायता, ये कीवर्ड है आपका, अध्यापक द्वारा सहायता और नहीं है। विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट क्या होता है? चलो मैं पहले पढ़ देता हूं फिर बता देता हूं। विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखे, किन्हीं 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। विद्यार्थी को एक ऐसी लघु कथा पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों। विद्यार्थी से मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों को विषयों की सूची दे जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है, कौन से बिंदु बोले जाए उसके लिए संकेत देना। सबसे पहले समझते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट एक इंटरनेट का वीडियो होता है जिसे आप डाउनलोड करके कभी भी सुन सकते हैं। उसमें ऑडियो विजुअल दोनों फैसिलिटीज होती है, अर्थात आप उसमें चित्र भी देखते हैं और चित्र देखने के साथ साथ आप उसकी आवाज को भी सुनते हैं। दोनों चीजें जब होंगी तब जाकर के वो कहलाएंगी पॉडकास्ट। तो याद रखिएगा, पॉडकास्ट भाषा सीखने का एक ऐसा आर्टिफाइस है या भाषा सीखने की एक ऐसी व्यवस्था है। पॉडकास्ट के बारे में बता रहा हूं मैं। पॉडकास्ट भाषा सीखने की एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी वीडियो के द्वारा संपादित होती है, और वीडियो में आवाज और चित्र दोनों होता है जिसे हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। जैसे किसी फिल्म का कोई गीत जिसमें आवाज भी हो और चित्र भी दिखाई देते हो, जिसको आप कहते हैं ये HD में है, ये 1080 PC वगैरह क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ये जो चीजें होती हैं ये कहलाती हैं पॉडकास्ट। अब टीचर क्या कह रहे हैं कि पॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखे किन्हीं 2 शब्दों को साझा करने के लिए कहें। पॉडकास्ट सुनकर के बच्चा जब सीखेगा
इसमें टीचर कहां कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, टीचर की भागीदारी कहां है इसमें? जबकि आपको क्या चुनना है कि टीचर जहां सहायता देते, यहां टीचर कोई सहायता नहीं दे रहा है, यहां पर टीचर कोई सहायता नहीं दे रहा है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों। आप दे रहे हैं लघु कविता, संक्षिप्त कविता पढ़ने के लिए और आरंभ में कठिन शब्दों के अर्थ को लिख दे रहे हैं, तो यहां तो कोई न कोई मदद आप कर रहे हैं, यहां पर मदद मिल जा रही है। विद्यार्थियों से मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। आप पहले क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट से मौखिक रूप से, वर्बली, लिखित में नहीं, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। टीचर तो मदद कर रहा है कि अब एक ही क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा और उस प्रश्न में ये तमाम छोटे छोटे प्रश्न मौजूद होंगे और उसका सार यानी सारांश शामिल कर लेना है। यहां तो टीचर सहायता दे रहा है। अगला है, विद्यार्थियों को विषयों की सूची दें, जो विषय चलते हैं जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है, ठीक है। कौन से बिंदु बोले जाए इसके लिए संकेत देना। आप संकेत दे रहे हैं ना, संकेत का मतलब ही होता है मदद, इशारा, स्कैफोल्डिंग। कहीं ना कहीं ये वाइगोत्स्की के थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पे 1 नंबर में टीचर कोई मदद नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पॉडकास्ट वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग कहते हैं प्रीपोजिशन को इंग्लिश में। विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? निगमन विधि, विधि 2 होती है, एक निगमन विधि होती है और एक आगमन होती है। देखिए कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा, 9 से नियम, 9 से निगमन। तो जो नियम से शुरू हो और उदाहरण की ओर जाए उसको निगमन विधि कहते हैं और निगमन का उल्टा होता है आगमन, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर। जब उदाहरण पहले प्रस्तुत किए जाएंगे और नियम की व्याख्या बाद में की जाएगी तो इसको कहेंगे आगमन विधि, और निगमन में नियम पहले, उदाहरण बाद में। अब निगमन विधि की बात की जा रही, अर्थात नियम पहले होगा और एग्जाम्पल्स बाद में होंगे। पूर्व सर्ग के प्रयोग के नियम बताना, आपने पहले क्या किया, नियम बताया, उदाहरण बाद में दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। पूर्व सर्ग के बहुत से उदाहरण देखिए, पहले उदाहरण हो रहा है फिर नियम हो रहा है, ये क्या हो गया, ये आगमन विधि हो गया, ये आगमन विधि। एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्व प्रयोग के नियम बताना, नहीं, पढ़ाते समय, ये भी आगमन हो जाएगा। वाक्य देना, विद्यार्थियों के वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से नियम पर आएंगे तो आगमन विधि हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 का 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं। आदर्श स्थिति, उपयुक्त माहौल, आइडियल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालय शिक्षा नीति, शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति। आप एक बात को अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुभाषावाद की चर्चा जब भी होगी तो याद रखिएगा मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद होगी। अब इसको समझते हैं, ये है क्या? मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद अर्थात हम अपनी प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होगी, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी, निसंदेह उसकी शुरुआत हम मातृभाषा में करेंगे, जो हमारी मातृभाषा होगी। और जब मातृभाषा में उसकी हम शुरुआत कर देंगे तो बाकी जो भी भाषाएं हमारे आसपास होंगी, चाहे विद्यालय में हो या मित्र से सीखते हो, समझते हो, उसको भी हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे सहज भाव से,
प्राकृतिक भाव से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई तनाव नहीं, आसानी से। तो क्या होगा, हम और भी दूसरी तीसरी भाषाओं में, भाषा के व्याकरण में, शब्द या वाक्य की संरचना में क्या होते चले जाएंगे, समृद्ध होते चले जाएंगे। यही कहलाता है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। बहुभाषावाद का मतलब ये नहीं होता है हम कई भाषाओं को सीखना शुरू कर दें। देखिए, कई भाषाएं जुड़ेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन विद्यालय में कोई एक भाषा होगी और वह भाषा मातृभाषा होगी, स्पेशली प्राइमरी लेवल तक। और प्राइमरी लेवल के बाद मिडिल स्कूल तक ये चल सकता है। उसके बाद बाकी जगह पे आप शुरू करेंगे दूसरी तीसरी भाषाओं को सीखने की, लेकिन बावजूद इसके आधार में क्या होगा, मातृभाषा होगी। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है, तो इस तरह की जो बातें होंगी कि माध्यमिक स्तर यानी 9th 10th में 2 या 2 से अधिक भाषा को जोड़ते हैं। जोड़ते तो बाद में है, लेकिन पहले क्या होता है, पहले मातृभाषा होती है और मातृभाषा से ही हम अलग अलग शाखाओं में निकलते हैं, जिसको आप बहुभाषावाद या बहुभाषावाद कह सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। कार्यालय शिक्षा वाली कोई बात नहीं होगी, अभी बच्चा पढ़ रहा है, अभी जॉब नहीं कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। देखिए, डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में, प्रमाणित स्रोत, प्रामाणिक स्रोत अर्थात ऑथेंटिक। देखिए, हम जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, जो भी ज्ञान हम बच्चे को देते हैं, उस ज्ञान को देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सामग्री स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसमें कहीं शक की कोई गुंजाइश ना हो। जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही हो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे बाद में, इसलिए इसे कहा गया है कि प्रमाणिक स्रोत। अब प्रमाणित स्रोत के रूप में उसके पास क्या होता है, स्पेशली जब हम हिंदी भाषा की बात करें तो जो उसकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वही उसके लिए प्रमाणित स्रोत की बात होती है। साहित्य की जो कुछ विधाओं का हम समावेश करते हैं, चाहे वह कविता हो, कहानी हो, एकांकी हो या कोई संस्मरण हो, पत्र हो, कुछ भी हो, तो निश्चित तौर पे यह उसी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है। अर्थात जो सिलेबस या करिकुलम निर्धारित किया गया है उन बच्चों की उस खास वर्ग के लिए, कक्षा के लिए, उसमें ही शामिल होता है वह साहित्य। इसलिए साहित्य तो हिस्सा है ही, लेकिन वह साहित्य कहां से बच्चे को पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वह साहित्य बच्चे को पढ़ने के लिए मिलेगा उसके पाठ्य पुस्तक से। इसलिए 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर कि बच्चों द्वारा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। ये पत्र भी मिल सकता है उसे इसी में, और श्रुत लेख तो अलग चीज है। तो पत्र भी मिल जाएगा और साहित्य की विधाएं भी कहां मिल जाएंगी, पाठ्य पुस्तकों में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। आप क्या कर रहे हैं, भाषा सीखने का आकलन सबसे प्रभावशाली उपकरण। यूं तो लिखित परीक्षा से भी हम भाषा सीखने के आकलन को जांच सकते हैं, बच्चा भाषा कितना सीख रहा है। श्रुतलेख से भी कुछ न कुछ अंशतः हो ही जाएगा। दत्त कार्य, जिसको अंग्रेजी में असाइनमेंट कहते हैं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। देखिए, आप जब किसी चीज का बारीक परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो अवलोकन करने में आप उचित प्रकार से कई बिंदुओं या कई मुद्दों को शामिल करते हैं, सोचते हैं कि बच्चा किसी खास विषय में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, बच्चा शैक्षिक रूप से कितना अधिगम कर पाया, गैर शैक्षिक कार्यों में उसकी भागीदारी, सहभागिता किस स्तर की है। यदि भाषा का आप क्या करना चाह रहे हैं, आप भाषा का करना चाह रहे हैं आकलन, तो भाषा का आकलन, अभी तो मैंने शुरू में बताया कि सारे विषय वस्तु का, केवल भाषा क्यों,
किसी भी विषय वस्तु का यदि आप बहुत बेहतरीन आकलन करना चाहते हैं तो आपको अवलोकन के साथ जाना चाहिए। ये तो छोटा सा हिस्सा है, आप गणित का नहीं, एसएसटी का नहीं, ईवीएस का नहीं, आप भाषा का आकलन करना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया तकनीक जो होगा निश्चित तौर पे वो हो जाएगा आपका अवलोकन। बाकी चीजें भी होंगी इसकी तुलना में कमजोर साबित होंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? आपको क्या चाहिए? पठन सामग्री, पढ़ने वाली सामग्री, और कैसा? बाजारू नहीं, प्रामाणिक चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए, जो बिल्कुल सच्चा हो, वास्तविक हो, इस पर सरकार की मुहरें लगी हो कि यह अच्छा है, उचित है, बच्चों के करिकुलम के योग्य है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कौन मदद करेगा? ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। अब किसी अध्यापक ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, किस चीज का? जापानी भाषा में। जापानी भाषा की कोई कहानी थी और उसको ट्रांसलेट कर दिया गया अंग्रेजी भाषा में। तो कितना ऑथेंटिक है, कितना प्रामाणिक है, यह कौन बताएगा? अध्यापक महोदय ने लिख दिया। संभव है वे अपने हिसाब से बिल्कुल सही से अनुवाद किए हों, फिर भी जो टारगेटेड लैंग्वेज है, अर्थात अनुवाद करने में 2 भाषा होती है, एक मूल भाषा होती है, एक लक्ष्य भाषा होती है। तो जब मूल भाषा से आप लक्ष्य भाषा में आते हैं तो दोनों में कितनी तारतम्यता है, सह संबंध कितना बेहतर बेजोड़ स्थापित हो पाया है, यह तो समीक्षा की विषय वस्तु है। समीक्षा करेगा कौन? तो निश्चित तौर पे यह उतना ऑथेंटिक प्रतीत नहीं हो पा रहा है। अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, आप रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई वीडियो को, उस वीडियो में आप क्या कर रहे हैं? पठन सामग्री के उद्देश्य से, एक तो आप पढ़ेंगे नहीं, उसको आप सुनेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग को या देखेंगे। फिर भी मान लेता हूं कि किसी अन्य सब टाइटल के साथ वो आप पढ़ने योग्य भी हो। सब टाइटल किसको कहते हैं? जैसे कोई लिख बोल रहा है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में किसी वीडियो में कोई बोल रहा है, उसका हिंदी में अनुवाद आ रहा है नीचे लिखा हुआ पर्दे पर, तो उसको कहते हैं सब टाइटल। तो इंग्लिश मूवी को हिंदी सब टाइटल में या हिंदी मूवी को इंग्लिश सब टाइटल में देखने से भी भाषा शुद्ध होती है, आप अर्जन करते हैं, अधिगम भी करते हैं, अर्जन भी करते हैं। तो यह भी उतना बेहतर नहीं है, बेहतर है, लेकिन आपको क्या चाहिए? बेहतर से बड़ी बात है ऑथेंटिक, प्रामाणिक चाहिए। ध्वनियों की सूची, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, देखिए आप किसी लोकल होटल में जाइए, उस होटल में एक मेन्यू कार्ड होगा, जो जो भोजन परोसे जाएंगे या बनाए जाते होंगे ग्राहकों के लिए, उनकी एक सूची होगी। आप उस सूची को गौर से देखिए। निश्चित तौर पे वे शब्द जो होंगे जैसे चावल, आलू, सब्जी, प्याज, मूली, जिससे भी जो व्यंजन बनता हो, मैं तो सामग्री की बात बोलना शुरू कर दिया, मैं व्यंजन की बात कर रहा हूं, जैसे रोटी, चावल, मछली, चिकन, या फिर कुछ जो बाहर के साउथ इंडियन डिशेज होते हैं, उन डिशेज के बारे में यदि लोकल होटल में लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? वह प्रामाणिक होगा, जो पूरे क्षेत्र में प्रख्यात होगा, हर व्यक्ति जानता होगा उस भोजन के बारे में, उसी भोजन की चर्चा उस होटल में की गई होगी। निश्चित तौर पे यह आपको एक प्रामाणिक सूची या सामग्री उपलब्ध कराएगा। इसमें जो भी शब्द होंगे, होटल में जो भी खाना बनता होगा, उसके जो नाम होंगे, वे सारे नाम भाषा से संबंधित होंगे और ऑथेंटिक होंगे। इसलिए 13 नंबर का आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? जटिल कथानक, कोई कथानक है, स्टोरी है, और उस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है काफी जटिल है, नेक्सस है, और इसकी संरचना को समझने के लिए ऑनलाइन उपकरण सबसे अधिक मदद करेगा। जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग,
किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के विभिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना। एक ऐसा मानस मानचित्र कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षकों को का पुरस्कार दिया जाए। आपको क्या करना है, ऑनलाइन समझना है, और ऑनलाइन समझने के लिए आप पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षकों का पुरस्कार, यह बाह्य अभिप्रेरणा है। बाह्य अभिप्रेरणा से आप कथानक की जटिल संरचना को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। अब है एक ऐसा मानस मानचित्र, माइंड मैपिंग, कल्पना के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, या आप कह लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा मेटाकॉग्निशन, चिंतन का चिंतन। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें माइंड मैपिंग होता हो, जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। बिल्कुल ये सही है। किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना। किसी एक ही पाठ्य सामग्री को पढ़ने के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर, देखिए पाठ्य सामग्री एक ही है, पाठ्य सामग्री एक ही है। जैसे मान लिया जाए आपको कहानी है वरदराज की सपोज, और वरदराज की जो कहानी है उसी कहानी को क्लास 3 के लिए साधारण शब्द में, क्लास 4 के लिए थोड़े से मुश्किल वाले शब्द में, क्लास 5 में और क्लिष्ट वाले शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे ये कह रहा है कि इससे क्या होगा कि बच्चा जटिल कथानक की संरचना को समझ रहा है। इसमें बच्चा नहीं समझेगा। एक ही कहानी को आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का सामंजस्य कठिन कर देंगे, वाक्य की संरचना तो वही होगी, कुल मिला के स्टोरी का थीम तो वही होगा, तो बहुत बड़ा अंतर या परिवर्तन होने वाला इसमें नहीं है। जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदल की गई कोई रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या करके, जटिल शब्द को, जो क्लिष्ट शब्द है, मुश्किल वाले शब्द हैं, सरल शब्दों में। तो जटिल कथानक की संरचना को समझना है। देखिए आपको क्वेश्चन आपको मिसगाइड कर रहा है, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन आपको मिसगाइड कर रहा है। प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, विकल्प कुछ और के दिए जा रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि मैं आपको एक कथानक दे रहा हूं, कथानक मतलब कहानी का प्लॉट दे रहा हूं, मैं एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं, कहानी की एक संरचना में दे रहा हूं, और उसमें कई सारे छोटे छोटी घटनाओं का समावेशन है, और कई घटनाओं को मिला करके एक कहानी बन करके तैयार हुई है। उस कहानी को समझना है कि कहानी का स्ट्रक्चर बात नहीं, तो कहानी को समझना है। कहानी को समझने के लिए आप दिमाग लगाइए और विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत कीजिए, अलग अलग घटकों में, अर्थात जितने इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को छोटे छोटे पार्ट में बांटिए, उसका विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए, और उसको अलग अलग फ्रेम में देखिए, तब जाकर के आप कहानी घटना को सुन सकेंगे। जैसे आप यदि उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास में जैसे प्रेमचंद का एक उपन्यास है निर्मला, निर्मला में कई छोटे छोटे फ्रेम होते हैं। निर्मला शादी से पहले की उसकी कहानी, छापा खाने वाले लड़के के साथ उसकी शादी का तय होना, फिर उसके पिता की असामयिक मृत्यु के बाद उसका विवाह पैसे के अभाव में टूट जाना, फिर बाद में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ उससे शादी होना जिसको इनहॉर्मिनेस मैरिज कहते हैं, और अंतोगत्वा कई तरह के उतार चढ़ाव के बाद उसका भी जीवन लीला का समाप्त हो जाना, पूरे परिवार का बर्बाद हो जाना। तो इस कथानक में कई फ्रेम है, इस अलग अलग फ्रेम को अलग अलग हिस्से में कल्पना के द्वारा जब सोचेंगे, विचारेंगे, तब जाकर के ये जो जटिल संरचना है कथानक की, इसको समझ पाएंगे। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर, 1 नंबर नहीं होगा, तो 14 का 3 नंबर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक विद्यार्थी ने नववर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। अच्छी बात है, नववर्ष आ रहा है अभी हमारा। नववर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। होशियार बच्चा होगा। अंतिम समय बुलाया कि भाई गिन लो कितने घंटे बाकी हैं नए साल के प्रवेश में। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? विचारों को समेटना। हाँ, विचारों को समेटना चाहिए। आप कम शब्दों में विचार को कहें, समेटे भाई, लेकिन क्या है,
अधिक ध्यान किस पर देंगे? संरचना, वाक्य की संरचना, कहानी का प्रस्तुतिकरण, अनुच्छेद लेखन में, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। प्रारूपण, प्रारूपण मतलब ड्राफ्टिंग, मूल कहानी को प्रारूपण या ड्राफ्टिंग करना कहते हैं। उसके बाद है संपादन, एडिट करना, एडिटिंग। अनुच्छेद लेखन में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है एडिटिंग। आप जितनी बार एडिटिंग करेंगे, जितना संपादन करेंगे, आपका अनुच्छेद, आपकी कहानी, आपकी कविता, आप कोई भी रचना कर लीजिए, सिर्फ अनुच्छेद लेखन क्यों, सब में महत्वपूर्ण होता है। मैं भी जब कविता लिखता हूं, उसमें 10 से 12 दफा मुझे एडिटिंग करनी होती है, काफी शब्दों को बदलना पड़ता है, उससे कविता जो होती है वह आकर्षक बन जाता है। जैसे एक हिंदी में शब्द है पूनम का चांद, जिसको पूर्णिमा का चांद कहते हैं। अब पूर्णिमा के चांद के लिए मैं एक दिन ढूंढ रहा था कि उर्दू में मैं कौन सा शब्द दूं, जो मेरी कविता में मुझे शब्द देने थे। तो काफी दिमाग लगाने के बाद मुझे एक शब्द मिला, माहीन। माहीन कहते हैं उस चांद को जो सबसे खूबसूरत, संपूर्ण और बेहतरीन हो। उस चांद को, जैसे आप मूनलिट नाइट वाले को कहते हैं, उसको माहीन कहा जाता है। तो ये एडिट करने का नतीजा था, मेरी कविता में अच्छे अच्छे शब्दों का संचय हो पाया था। तो निश्चित तौर पे जो संपादन होता है वह सबसे मुख्य चीज होता है और सबसे अधिक ध्यान वहीं देना चाहिए, तभी आपका अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, कविता की रचना, कोई भी, या उपन्यास क्यों नहीं लिख रहे हो, सारी की सारी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी आपकी। इस हिसाब से 15 का आंसर हो जाएगा संपादन। देखिए, आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमने कहा था आपको कि आउटपुट हाइपोथेसिस हम देख लेते हैं। तो 2-3 मिनट का और समय लगेगा, 2-3 मिनट में हम हाइपोथेसिस थिंकिंग को देख लेते हैं, क्योंकि स्वैन के थ्योरी से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, और अभी भी मैंने आपको 4 या 3 नंबर में क्वेश्चन था उसको दिखाया था। तो क्यों नहीं उसको हम अच्छे से पढ़ लें, अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अभी उसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बस 2-3 मिनट समय और दे दीजिए। आइए देखते हैं उसके थ्योरी को। इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूं अच्छे से। देखिए, जैसा मैंने मेंशन किया है, मर्लिन स्वैन का उत्पाद परिकल्पना या आउटपुट हाइपोथेसिस। देखिए, एक है इनपुट हाइपोथेसिस। जो इनपुट हाइपोथेसिस है वह आपके क्रैसन का थ्योरी है। क्रैसन ने कहा है कि आप जब इनपुट करते हैं तब बच्चे सीखते हैं। इनपुट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम देखते हैं तब इनपुट होता है, या फिर हम सुनते हैं, अर्थात देखने का मतलब है हम पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, या फिर जब हम किसी चीज को सुनते हैं, लिसनिंग करके, रीडिंग करके इनपुट होता है। और आउटपुट कब होगा? आउटपुट तब होगा जब हम किसी चीज को स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, या फिर लिख करके देंगे। तो लिख करके देने से या फिर बोलने से आउटपुट होता है, और आउटपुट का भी हाइपोथेसिस होता है, उसकी भी एक परिकल्पना है। तो यह जो स्वैन का थ्योरी है, यह भी आपका सेकेंड लैंग्वेज के लिए, याद रखिएगा, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का थ्योरी है। अंतर क्या है दोनों में? क्रैसन ने कहा आप दूसरी भाषा का अर्जन तब करेंगे जब आप में निवेश किया जाएगा, इनपुट होगा। और मर्लिन स्वैन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब आप 2 चीज को आउटपुट करेंगे, अर्थात जब आप स्पीकिंग करेंगे और आप रीडिंग करेंगे, तब जाकर के आपका सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन हो पाएगा। जहां क्रैसन ने 5 स्टेप्स बताए थे, और इसके लिए हमने आपको एक निमोनिक्स दिया था, एनमिया। अलग से हमने थ्योरी बनाया हुआ है, आप जाके चाहें तो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है। एनमिया, तो इसके लिए 3 वर्ड है, और यदि आप चाहें इसको याद रखने के लिए एक चीज याद रखिए
नाम का एचएम, नाम का एचएम कैसे याद रहेगा? नाम में सिर्फ बस एन लेना है आपको, या तो आप एन एच एम याद रख सकते हैं, एन एच एम, या नाम का एच एम। एन से हो जाएगा नोटिस, एच से हाइपोथेसिस थिंकिंग, और एम से हो जाएगा मेटा लिंग्विस्टिक रिफ्लेक्शन। मैं हिंदी में भी समझा दूंगा, अंग्रेजी में भी समझा दूंगा। एन से हो जाएगा नोटिसिंग, एच से हाइपोथेसिस थिंकिंग, और एम फॉर हो जाएगा मेटा लिंग्विस्टिक रिफ्लेक्शन। अब देखिए इसको समझते हैं, नोटिसिंग में क्या होता है। अर्थात बच्चा जब किसी सूचना को पाता है, जैसे सपोज मैं किसी बच्चे को कह रहा हूं कि रात में मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई ईटेड, नॉट एट, आई ईटेड करी एंड चावल लास्ट नाइट। अर्थात मैंने रात में करी और चावल खाया। अब सामने वाला जो सुन रहा है वो उसको आश्चर्य हो रहा है कि मैंने क्या बोल दिया, आई ईटेड। उसने पूछा ईटेड, क्या बोला तुमने, व्हाट यू टोल्ड, ईटेड। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स आई ईटेड। इतना बोल करके वो चला गया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ तो बोला, उसने मुझे ईटेड पे फोकस क्यों किया, रोका क्यों, क्या वजह थी रोकने का। तब मैंने चेक किया कि ईटेड नहीं होता है, एट होता है, और ईट एक इरेगुलर वर्ब है। तब मैंने क्या किया, गौर किया और अपनी गलती को पहचाना। जब हमने गलती को पहचाना तब ये कहलाएगा हाइपोथेसिस। और जब गलती को हमने पहचान लिया तो क्या आपको लगता है फ्यूचर में फिर कभी मैं ईटेड वर्ड का यूज करूंगा, नहीं करूंगा ना। तब मैं डेफिनेटली एट वर्ड का यूज करूंगा, ATE। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटा लिंग्विस्टिक रिफ्लेक्शन। अर्थात ये जो मेटा लिंग्विस्टिक हुआ इसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा, परावर्तन देखने को मिलेगा। हम अभी तक अपनी भाषा में समाहित थे, प्रवेश किए हुए थे, लेकिन अब भाषा से परे चले गए हैं। अर्थात सेकेंड लैंग्वेज के वर्ड को भी हमने क्या कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, अर्जन कर लिया। कैसे, 3 स्टेप से। तो सबसे पहले नोटिस होगा, नोटिस के बाद हाइपोथेसिस थिंकिंग होगा, और अंतिम में होगा मेटा लिंग्विस्टिक रिफ्लेक्शन। इस चीज को आप याद रखेंगे। मैं बारी बारी से फिर से सुनाता हूं। लर्नर जो कुछ कहता है, यानी सीखने वाला अधिगम करता, लर्नर जो कुछ कहता है लेकिन लिसनर कुछ समझ नहीं पाता है, या समझने में उसे परेशानी होती है, या स्पष्ट मैसेज उस तक नहीं पहुंच पाता है। तब लर्नर नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है, जैसे एग्जांपल, लर्नर बोल रहा है आई एम लाइक टेनिस। एक्चुअली में वो कहना चाह रहा है कि मैं टेनिस पसंद करता हूं, मुझे टेनिस पसंद है, लेकिन वह क्या बोल रहा है, आई एम लाइक टेनिस। यहां पर भी देखिए आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट बोल करके दे रहा है, और सामने वाले को आश्चर्य हो रहा है, व्हाट आर यू टेलिंग, क्या कह रहे हो तुम, यू आर लाइक टेनिस। ओ सॉरी, वह कहना चाह रहा है ही लाइक्स टेनिस, वह टेनिस पसंद करता है, लेकिन वह बोल के आ रहा है आई एम लाइक टेनिस। तो ये क्या हो रहा है, नोटिस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है उसको नोटिस करता है, ये नोटिस कहलाता है। जब उसने अपने गड़बड़ के बारे में सोचा, क्या गड़बड़ अभी तक पता नहीं चला, सिर्फ सोचा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो एरर है। तो ये एरर, ये गलती जो उसको रोक रहा है कि नहीं भाई रुको, कुछ तो मिस्टेक किए तुमने, ये कहलाएगा नोटिसिंग। इसके बाद अब वो सोचना शुरू करेगा, हाइपोथेसिस थिंकिंग, परिकल्पनात्मक चिंतन करेगा। इसमें क्या करेगा, लर्नर अपनी गलती के बारे में सोचेगा और गलती को ढूंढने की कोशिश करेगा कि एक्चुअल में हमसे गलती हुई क्या है। तब वह अपने सेंटेंस पर जाएगा, मैंने क्या बोला था, आई एम लाइक टेनिस, और मुझे इंटरप्ट किया गया था, रोका गया था इस वर्ड पर कि क्या बोल रहे तुम, आर यू लाइक टेनिस। अच्छा, मैंने ये लाइक वर्ड के पहले जो एम लगाया वो गलत था, मुझे बोलना चाहिए था आई लाइक टेनिस, मुझे टेनिस पसंद है, लेकिन ग्रामेटिकली मैंने बोल दिया मैं टेनिस ही की तरह हूं। तो अब क्या हो रहा है, उसे अपनी गलती भी मिल गई। गलती मिलने का मतलब है कि उसने हाइपोथेसिस थिंकिंग कर लिया। अब यहां से क्या करेगा, मेटा लिंग्विस्टिक। मेटा का मतलब होता है परे, बाहर चले जाना, परे या पड़ा, पड़ा भाषिक, हिंदी में कह लीजिए पराभाषिक, पराभाषिक परावर्तन, पराभाषिक परावर्तन। अर्थात जो कुछ उसने गलती ढूंढा इसका परावर्तन
दिखेगा उसे दूसरी भाषा में, रिफ्लेक्शन दिखेगा उसे, अपनी ही गलती के सुधार का रिफ्लेक्शन दिखेगा कि लाइफ में वो जब भी कोई गलती करेगा, सॉरी, जब भी इस वर्ड का, इस तरह के वाक्य का प्रयोग करेगा तो इस गलती की पुनरावृत्ति या दोहराव नहीं करेगा। अर्थात लर्नर अपनी गलती को भविष्य में नहीं दोहराने का नजरिया विकसित कर लेगा और इसे कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक रिफ्लेक्शन। अब देखिए वहां पे जो क्वेश्चन था कि काल का एक थ्योरी था, उसमें कोई बच्चा ए है, कोई बच्चा बी है। ए जो है वर्तमान काल से कोई सेंटेंस सोचता है, मन में बोलता नहीं है, सोचता है, और उसको पास्ट टेंस में, भूतकाल में जाकर के बी को सुना देता है, और बी मन ही मन इमेजिनेशन करता है कि इसका वर्तमान काल क्या होगा। बार बार पास्ट टेंस में आता है और वह प्रेजेंट टेंस में सोचता है। उसको उदाहरण किस में मिल रहे हैं? भूतकाल में उदाहरण मिल रहे हैं। सोच किस में रहा है? वह वर्तमान काल में। अर्थात इसी के जैसा है कि उसको सुनने के लिए मिल रहा है आई एम लाइक टेनिस, और उसको सोच रहा है कि नहीं, लाइक नहीं होना चाहिए, आई लाइक टेनिस। तो क्या कर रहा है वह उस समय हाइपोथेसिस थिंकिंग कर रहा है। हाइपोथेसिस थिंकिंग के द्वारा वो सोच रहा है कि मुझे तो इस फ्रेम में वाक्य मिल रहा है, मुझे वाक्य मिल रहा है पास्ट टेंस में, बट मुझे ढूंढना किस में है? प्रेजेंट टेंस में ढूंढना है। तो वह हाइपोथेसिस थिंकिंग कर रहा है, और हाइपोथेसिस थिंकिंग के कारण ही उसे मिल रहा है। इसलिए हालांकि हाइपोथेसिस थिंकिंग कहां है? वहां भी एक क्रेशन थ्योरी में है, लेकिन एक नई चीज की उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे